गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बताया है कि किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का प्री हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे एआरओ का एग्जाम हो, चाहे हाई कोर्ट या वनडे की कोई भी परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षा, उन सब में संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक। 1 से 51 तक का जो पोर्शन है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में, और लगातार हर वर्ष ये प्रश्न उसी तरीके से रिपीट भी होते रहते हैं। तो लगभग आर्टिकल 1 से लेके जो भी मौलिक अधिकार हमारे 35 तक आपने पढ़े, वो उम्मीद करता हूं कि आपने सब रिवाइज भी किए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। भाग 1 पहला संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 जिसमें आपने पढ़ा नागरिकता के बारे में, भाग 3 जिसमें आपने पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में। वो भाग 3 आपके पूरे हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है भाग 4 पे। भाग 4 हमारे संविधान का नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ, जिसे हम अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अर्थ क्या है? डायरेक्टिव मतलब जो डायरेक्शन देने वाले हों। नीति निर्देशन कि जिस प्रकार की नीतियां बनाई जाएंगी, उन नीतियों का निर्देशन इन तत्वों के द्वारा मिलता है, जिनका वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 51 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 36 से प्रारंभ होकर 51 तक। अब हम शुरुआत करते हैं। आपके पास जो भी बुक वगैरह, जो भी नोट्स हों, उनमें आप टिक भी करते जाएं जो मैं समझा रहा हूं, और ना हो तो आप अपने पेन और कॉपी लेकर वहां नोट भी करते जाएं। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आर्टिकल 36, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे हम भाग 4 में। तो आर्टिकल 36 आर्टिकल कहता है कि परिभाषा है इसमें, और परिभाषा इसमें जो दी गई है, ये परिभाषा लगभग वैसी ही है जैसे आर्टिकल 12 में पढ़ी थी आपने मौलिक अधिकारों में। किसे पढ़ी थी आपने? आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार में जो परिभाषा पढ़ी थी, आर्टिकल 36 में भी वही परिभाषा है कि ये नीति निर्देशक तत्व लागू होंगे, और ये नीति निर्देशक तत्व जिस राज्य पर लागू होंगे, उस राज्य के अंदर केंद्र सरकार एवं राज्य, अलग अलग राज्य, विभिन्न राज्यों की सभी सरकारें एवं जितने भी स्थानीय प्राधिकरण हैं, नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सब कुछ, एवं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी में सिविल सर्वेंट्स, केंद्र सरकार के सिविल सर्वेंट, सारे अफसर, केंद्र सरकार के, सारे राज्य सरकार के अफसर, ये सब राज्य में आते हैं। और आर्टिकल 36 में कहा गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य में लागू होंगे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी है, और राज्य का मतलब केंद्र एवं राज्य की सभी सरकारें, इसके अलावा केंद्र और राज्य में कार्य करने वाले विभिन्न अधिकारीगण एवं नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण जो हैं, उन सभी संस्थानों के लोग भी सब इसमें शामिल होंगे। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 36 में परिभाषा थी केवल। 37 में जब हम आते हैं, आर्टिकल 37 ये कहता है कि नीति के जो निर्देशक तत्व हैं, उन नीतियों को लागू करवाया जाए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए, परंतु इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए या लागू करवाने के लिए आप कभी भी न्यायालय नहीं जाएंगे। समझेंगे? न्यायालय क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद योग का मतलब कि न्यायालय में आप नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दे सकते। अर्थात आर्टिकल 32 में आपने पढ़ा था कि अगर आपके मौलिक अधिकार लागू ना हो तो आप न्यायालय जा सकते हो, और आप न्यायालय की शरण लोगे और न्यायालय आपको आपके अधिकार दिलवाएगा। परंतु आर्टिकल 37 कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए, एवं आवश्यक सभी तत्वों को सरकारें लागू करेंगी। ठीक, 37 आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है आर्टिकल 38, लिखते भी जाएं, नोट करते जाएं। आर्टिकल 38 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व, जो भी नीतियां बनेंगी उनके अधीन,
वो सभी नीतियां या पॉलिसीज लोक कल्याणकारी होंगी। कैसी होंगी नीतियां? लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी का यहां मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी बने उसमें लोगों का नुकसान ना हो, उसमें लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, विकास हो लोगों का, सबको अधिकार मिले, सब में बराबरी का दर्जा हो। तो ऐसा जो नीति बनाई जाएगी उन नीतियों को इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि लोक कल्याणकारी कार्य हो। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है बच्चों को यहां याद रखनी है कि आर्टिकल 36, 37, 38 ये तीनों क्लियर हो गए आपको। 36 में आपने पढ़ा परिभाषा, 37 में आपने देखा न्यायालय नहीं जाएंगे, न्यायालय में वाद योग नहीं है एवं सरकारें उन्हें लागू करेंगी। 38 में जो भी नीति बनेगी वो लोक कल्याणकारी होगी। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में बेसिक चीज आपको समझनी क्या है, वो ये कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में दोनों में मेजर डिफरेंस वही है जो आर्टिकल 37 में है कि आप न्यायालय नहीं जाएंगे नीति निर्देशक तत्व के लिए, लेकिन आप अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकते हो। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि किन किन स्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा गोलकनाथ मामला, और ज्यादा डीप जो हम सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो वहां इसको जिक्र करके थोड़ा डीपली पढ़ा जाता है। गोलकनाथ मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह स्पष्ट किया था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार अगर दोनों में इंटरसेक्शन हो, दोनों में वो अगर कहीं हित टकराएं, तो ऐसे में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी और नीति निर्देशक तत्व उसके अधीनस्थ होंगे, अधीन होंगे। इस बात को समझिएगा, मैं भी दोबारा विस्तार समझाऊंगा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का टकराव हो तो नीति निर्देशक तत्व उसके अधीन होंगे। फिर 1980 में आपने नाम सुना होगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी व्याख्या को दोबारा दोहराया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व हमेशा अधीनस्थ तो हैं मौलिक अधिकारों के, परंतु इन्हें कभी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी व्यक्ति को अगर उसके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे तो वहां नीतियां जरूर प्रभावित होंगी, और नीतियां बनाने के बाद ही लोगों को अधिकार एक तरीके से दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने उसको स्पष्ट दूसरी भाषा में किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक रथ के दो पहिए हैं। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार एक रथ के दो पहिए हैं, एक अगर पहिया हट जाए तो रथ चल नहीं सकता। उसी प्रकार देश का प्रशासन अगर कोई एक अंग हट जाए तो वो चल नहीं सकता। इसलिए इन दोनों को साथ में रखना जरूरी है और नीतियों का क्रियान्वयन भी इस प्रकार से किया जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन होता रहे। बात समझ में आ गई आपको? परंतु फिर भी अगर नीति निर्देशक तत्व प्रभावी नहीं हो पाते हैं तो आप न्यायालय का सहारा नहीं लेंगे, न्यायालय आप नहीं जाएंगे, परंतु न्यायालय खुद अगर चाहे, कहीं अगर नीतियां गलत बने या नीतियों का अनुसरण ना हो, तो न्यायालय अगर खुद चाहे तो संज्ञान ले सकता है और नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देते हुए कभी भी किसी भी नीति के लिए सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। मैं स्पष्ट कर दूं, उदाहरण के लिए सरकार ने भी एक नीति बनाई और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी हुई, अब ऐसे में आप क्या कर सकते थे? तो सरकार का फैसला है, सरकार की नीति है। समझ में आया होगा आपको? अब सरकार की नीति है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में सरकार की इस नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा सरकार से और ये कहा कि अगर आपने नोटबंदी की है तो जो लोग लाइनों में लगे हैं, जो बैंकों के सामने लाइन लगी हुई है इतनी बड़ी, जो लोग भीड़ में खड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक परेशान हैं, आप इनके लिए पैसे का इंतजाम कब तक करेंगे और कब तक एटीएमओ में पैसा पहुंचेगा? तुरंत केंद्र सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम एटीएम तक पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नई करेंसी छाप रहे हैं। जवाब दिया गया। तो आप समझ गए ना इस केस को कि आप चुनौती नहीं देंगे, परंतु सरकार के लिए ये न्यायालय बाध्यकारी कर सकता है, न्यायालय उनसे जवाब मांग सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 36, 37 और 38 समझ में आ गया आपको। आर्टिकल 39 लिख लेंगे। आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो। संसाधन जो भी सरकार अपनी नीति का संचालन करे
उसमें संसाधनों में भेदभाव ना हो। जैसे इसे मैं एक भाषा में बोलूं तो परीक्षा में इससे प्रश्न सीधा आया हुआ है, कई बार पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, एक ही काम किया है, एक ही काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पुरुष एक मजदूरी का काम करता है, एक महिला करती है। एक पुरुष अगर मान लीजिए कोई दिन भर में लगभग 1000 ईंटें ढोता है और नीचे से छत तक ले जाता है, महिला सारे दिन में लगभग 500 ईंटें ढोती है। दोनों ने काम तो बराबर किया, परंतु उसके बावजूद जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें दोनों को पैसा क्या बराबर देगा? वो तो लाभ उसका पुरुष से ज्यादा है कि उसका काम ज्यादा हो रहा है, परंतु अगर उसे सैलरी बराबर देनी पड़े, देखते हैं अब अक्सर मजदूरी में भेदभाव हो जाता है देश में, तो वो यहां भेदभाव करता है, महिला को कम देगा, पुरुष को ज्यादा देगा ना। अगर महिला कहेगी नहीं मुझे बराबर दीजिए, तो सीधा क्या करेगा वो कि नहीं तुम काम पे बताओ, कल से पुरुष को ही रख लेंगे, क्योंकि 2 पुरुष होंगे तो समान उतने वेतन में वो ज्यादा काम करेंगे। परंतु क्या हकीकत में भेदभाव नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ने, पुरुष ने अपने शारीरिक बल के आधार पर उसने पूरा दिया अपना, और महिला ने भी अपनी पूरी मेहनत की, परंतु दोनों ने काम पूरी मेहनत से किया, दोनों ने मेहनत 100% की, तो उन्हें वेतन भी बराबर मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। परंतु ऐसी स्थिति में अब आप क्या न्यायालय जा सकते हैं कि समान मजदूरी दी जाए? नहीं, अगर न्यायालय जाएंगे तो भी ठेकेदार हटा देगा वो लेबर को, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते ना। परंतु सरकार जब नीति का संचालन करे तो सरकार भेदभाव नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्टर करता है ईंट के भट्टे में, गांव में मजदूरी में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, आप देखते हैं भेदभाव होता है पुरुष और महिला में, जबकि दोनों अपनी मेहनत कर रहे हैं 100%। सरकार भेदभाव नहीं करती। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक टाइपिस्ट है महिला और एक टाइपिस्ट पुरुष है, दोनों क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, तो आपने देखा है कहीं भेद होता हो कि पुरुष अपना जो है पुरुष को सैलरी ज्यादा मिल रही है, महिला को कम मिल रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वहां दोनों को बराबर देना। कोई 2 टीचर हैं, इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर पुरुष है, एक इंग्लिश की इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर महिला है, दोनों की सैलरी बराबर है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपना 100% दे रहे हैं, 100% के आधार पर अपना शिक्षित कर रहे हैं। और सरकार भी अगर किसी मजदूरी कार्य में सरकारी योजना होती है तो सरकार बराबर मजदूरी देती है, सरकार भेदभाव नहीं करती कि काम ज्यादा किसने किया, उससे मतलब नहीं। 100% देके तो अर्थ समझना है एक लाइन में जो प्रश्न आएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39। ठीक। इसके अलावा राज्य जो नीति बनाएगा उन नीतियों में स्पष्ट है कि सभी संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो, पुरुष में भी स्त्री में भी। संसाधन जो भी सरकार के हैं बराबर बांटे जाए, दोनों में कोई भेदभाव ना हो। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, सरकारी योजना है, सरकारी योजनाओं में आर्थिक लाभ है या कोई वस्तु वितरित होनी है, सबको बराबर दी जाए, कोई भेदभाव ना। आर्टिकल 39 का ए 39 क्या कहता है कि राज्य का, अच्छा मैं राज्य शब्द बोल रहा हूं तो आपको ये डाउट हो रहा होगा राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब स्टेट नहीं, राज्य का मतलब देश है। क्या है राज्य का मतलब? देश है। आर्टिकल 39 का ए कहता है कि निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराया जाएगा एवं लोगों को समान न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई रिक्शा चालक है, कोई मजदूर है, अगर उसके पास पैसा नहीं है और अगर कोई मान लीजिए किसी मुकदमे के लिए वो वहां न्यायालय में शरण लेता है, उसके पास आर्थिक रूप से इतनी मजबूती नहीं है कि वो वकील हायर करे, तो निशुल्क विधिक सहायता एक वकील, सरकारी न्यायाधीश उपलब्ध कराएंगे उसे, अगर वहां उपलब्ध है तो। और ऐसा अगर नहीं है तो कराना सरकार का काम, वो न्यायालय का काम है कि न्यायालय वहां करेगा। तो निशुल्क विधिक सहायता, बिना पैसे के उसे कानूनी सहायता मिले, ये होगा। इसके अर्थ आप ये भी ले सकते हैं निशुल्क विधिक सहायता में कि पुलिस प्रशासन भी विधि के अनुसार निशुल्क ही काम करता है, तो ये भी एक विधिक सहायता है, कानूनी सहायता है। ऐसा तो नहीं है कि आप पुलिस से कोई सहयोग लेते हैं तो पुलिस आपसे उसके लिए चार्ज लेगी, नहीं लेती। वो एक निशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता है एक। ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 यह अनुच्छेद क्या कहता है, ज्यादा परेशान ना हो, बस 51 तक पढ़ना है हमें, 51 तक के याद करने हैं आर्टिकल। उसके अलावा फिर आपको कुछ याद नहीं करना, बस बाकी चीजें बहुत इजी है, मैं आपको वीडियोस में आसानी से दे दूंगा। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन हो। ग्राम पंचायतों का गठन का मतलब क्या? जैसे अगर हम बात करें, देखिए एक राज्य है, कोई स्टेट, जैसे यूपी है, तो यूपी में पूरा यूपी कुछ जिलों में बटा हुआ है,
और अलग अलग जिले हैं। तो जिले को 3 स्तरों में बांटा जाता है। जिला अलग छोटे छोटे ब्लॉकों में बटा होता है, जैसे मुरादाबाद जिला अलग अलग ब्लॉकों में, ठाकुरद्वारा ब्लॉक का 8 ब्लॉक है ना, तो ये ब्लॉकों में बटा हुआ है। फिर उसके बाद गांव, एक ब्लॉक जैसे ठाकुरद्वारा ब्लॉक, तो उसके अंदर कोई गांव, तो एक ब्लॉक के अंदर कई गांव होते हैं। उन गांवों में ग्राम पंचायत का गठन हो, ये उपबंध है आर्टिकल 40 में, कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा हर गांव में, या मान लीजिए छोटे गांव है तो 2-3 गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी। एक ग्राम पंचायत का गठन होगा और ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार, बोले तो मैं यहाँ स्टेट बोल रहा हूं, राज्य मतलब यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन करेगा। क्योंकि गांधी जी का भी विचार था कि असली भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। असली भारत गांव में बसता है, तो फिर न्याय एवं चुनाव की प्रक्रिया हर चीज गांव से शुरू होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आजादी के समय ऐसा नहीं था कि गांव में भी इलेक्शन होते हो प्रधान के, और या फिर ऐसा चुनाव की प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली हमारी ऐसी नहीं थी। आर्टिकल 40 के तहत 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन करके, और वहां नगर निकाय है 74वें संविधान संशोधन में, आर्टिकल 40 के तहत ही जोड़ी गई ग्राम पंचायतें। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। ठीक, अब आता है आर्टिकल 41। यह अनुच्छेद 41 स्पष्ट करता है कि राज्य बेगारी की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में, निशक्तता की स्थिति में, निर्बलता की स्थिति में, शारीरिक अपंगता की स्थिति में, समझ गए? पांचों वीडियो को आगे पीछे करके देखें। इन सभी स्थितियों में कोई शारीरिक रूप से अपंग है, कोई चल नहीं सकता, तो राज्य सरकार उसे सहायता देगी। कोई निर्बल है, नहीं कार्य कर सकता, राज्य सरकार उसे अनुदान देगी। या मान लीजिए कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, तो बेरोजगारी देगी। ये सब दायित्व सरकार के हैं। आप देखते हैं जैसे शारीरिक रूप से अपंग में मैं कहूं, जो लोग पैर से चलने में सक्षम नहीं है, तो सरकार कभी समय समय पे वैसाखी, या जो बैसाखियां होती हैं चलने वाली, वो वितरित करती है। 3 पहिए वाली साइकिल वितरित करती है जो हाथ से चलाई जाती है। तो ये सरकार क्यों कर रही है? सरकार का दायित्व तो है कि सरकार अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सरकार अगर नहीं कोई ऐसा संसाधन आपको वितरित कर रही है तो आप केस कर दें कि नहीं हमें साइकिल मिलनी चाहिए, हम विकलांग हैं, तो आप नहीं कर सकते। न्यायालय में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य, मतलब जो न्यायालय में दायर करने योग्य नहीं है, कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। बेरोजगारी की स्थिति में देखिए, आर्टिकल 41 में देखिए लिखा है बेरोजगारी में। अभी यूपी में अखिलेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया लोगों को, तो बेरोजगारी की स्थिति में सरकार से जो हो रहा है वो कर रही है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं कि निर्बलता के आधार पर, तो सरकार निर्बल है, मान लीजिए अब 60 साल उम्र हो गई है, तो वृद्धावस्था पेंशन दे रही है ना सरकार। अगर बोले कोई मान लीजिए जो भी आपके कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही, तो सरकार अपने अनुसार कैंसर के नए नए बड़े हॉस्पिटल्स बना रही। कोरोना की समय सबसे बड़ी वो चल रही है ट्रेजेडी, तो कोरोना के लिए सरकार से जो उपचार हो रहा है सरकार कर रही है। सरकार अपने अनुसार काम करेगी, ठीक है। और सरकार बेरोजगारों का भी ख्याल रखेगी, निशक्त लोगों का भी रखेगी, निर्बल लोगों का भी रखेगी। पॉसिबल होगा सरकार से जितना सरकार रोजगार भी देगी, आर्टिकल 41 में है इन सभी स्थितियों में। लेकिन राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार, किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार देंगी, आप उन्हें चुनौती नहीं देंगे, ठीक। आर्टिकल 42 कहता है कि कभी भी जो व्यक्ति काम करेगा उसे मानव उचित दशा उपलब्ध कराई जाएगी एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मानव उचित दशा समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई सरकारी नौकरी मिलती है या आप किसी निजी क्षेत्र में कहीं भी काम करते हैं, तो जो मानव के लिए उचित है ऐसे कार्य कराए जाए। ऐसा ना हो जो व्यक्ति के लिए उचित ना हो, जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा काम उससे करवा रहे हैं आप। सरकारी नौकरी में चयन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आया, ऑफिस में आने के बाद ऑफिस में कर्मचारी को बोल दिया कि सिर के बल खड़े हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग हुई, आप सरकारी टीचर हैं, ठीक है, आइए जून का महीना है, छत पर जाकर खड़े हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। मानव उचित दशा, जो मानव के लिए उचित दशा हो, उन दशाओं में काम कराया जाएगा और वो मानव के लिए उचित दशाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। फिर है प्रसूति सहायता। राज्य अपनी क्षमता के अनुसार आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आया, प्रसूति सहायता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 42 में है।
प्रसूति सहायता का मतलब यह है गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में आशाएं घर में आती हैं, शहरों में भी आती हैं। आने के बाद अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसकी डिटेल्स नोट करती हैं, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करती हैं, उसे निःशुल्क टैबलेट्स देती हैं, कोई और विशेष अगर कोई बड़े रोग है तो उसका ख्याल रखती हैं, हॉस्पिटल से दवाएं लाती हैं, घर में उपलब्ध कराती हैं। और आप हॉस्पिटल अगर कभी गए हो तो छोटी एम्बुलेंस भी चलती हैं, तो उसमें लिखा होता है जच्चा बच्चा सुविधा या जच्चा बच्चा में वैन। तो उसका वैन का मतलब क्या है? जैसे एक मान लीजिए यूपी में 108 है, 108 तो सबके लिए है कि आपात स्थिति में इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी देगी, लेकिन बच्चों के लिए आर्टिकल 42 के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उदाहरण है वो जच्चा बच्चा एम्बुलेंस, कि राज्य अपना दायित्व पूरा कर रहा है। राज्य अपनी क्षमता के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए उनके आवागमन हॉस्पिटल से घर तक ले जाने की सुविधा के रूप में निःशुल्क एम्बुलेंस भी दे रहा है। जिन राज्यों में जिसकी जितनी क्षमता है वो कर रहा है। जैसे गोवा में एम्बुलेंस 2 पहिया भी बनाई गई कि बाइक के माध्यम से उन क्षेत्रों में पहुंचे। कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी है 2 व्हीलर व्हीकल, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में भी है कि वहां डॉक्टर 2 पहिया वाहन से वहां पहुंचे जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो आर्टिकल 42 में है कि राज्य करेगा अपनी क्षमता के अनुसार प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उसी के तहत राज्य के पास है क्षमता, तो राज्य आपने देखा होगा कि प्रसव के बाद कन्या के जन्म में विभिन्न राज्यों में अलग अलग धनराशि दी जाती है। तो आर्टिकल 42 के तहत ये प्रसूति सहायता है कि भाई एक तरीके से उन्हें फ्री इलाज भी मिला, आने जाने की सुविधा भी मिली और दवाइयां भी मिली, उसके बाद उन्हें भत्ता भी दिया गया। क्षमता है राज्य की, दे सकता है। उसके बाद अगर हम आ जाए आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, यह आर्टिकल कहता है कि राज्य अपनी क्षमता अनुसार ऐसी विधियां बनाएगा कि निर्वाह मजदूरी दी जाए। क्या दिया जाए? निर्वाह मजदूरी। नहीं है तो फिर आप काम मत करेंगे। निर्वाह मजदूरी आपको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली उठेगा कि निर्वाह मजदूरी का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 43 में। निर्वाह मजदूरी मतलब यह है कि जैसे मनरेगा एक समय सबसे बड़ी योजना चल रही है रोजगार के लिए, तो ऐसा नहीं है मनरेगा के तहत कि काम कराया सारे दिन, काम कराने के बाद शाम को सरकारी शुल्क है कि 20 रुपए बांट दिए, क्या उसमें उसका निर्वाह हो जाएगा मजदूर का वो 20 या 30 रुपए में? नहीं हो सकता। तो कम से कम इतना वेतन दिया जाए जिसमें कि उसका निर्वाह हो सके, उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हों, उसकी स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकता जो दिन भर की हो पूरी हो। तो उसमें 188 रुपए, 182 रुपए, 192 रुपए प्रतिदिन, हर राज्य का अलग अलग है। मनरेगा में जो राज्य जिस प्रकार देना चाहे दे सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन निर्वाह मजदूरी देगा, उससे कम नहीं देगा। अगर देता है तो न्यायालय खुद संज्ञान ले लेगा, परंतु आप न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 44, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना है? इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना है। ठीक है, और आर्टिकल 44 को समझें। इसमें कहा गया समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 कहता है कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का मतलब कि पूरे देश में, जब देश एक है, भारत एक है, तो पूरे भारत में सभी लोग बराबर होंगे और सभी नागरिकों को बराबर दर्जा दिया जाएगा, नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होगा, समान नागरिक संहिता होगी। परंतु इंडिया में ये पूरे देश में लागू नहीं हो पाई और इसे भारत में लागू करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, समान नागरिक संहिता को। क्योंकि समान नागरिक संहिता ये कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी का धर्म ना हो, सबका एक धर्म हो, एक धर्म हिंदुस्तान। कोई किसी धर्म को फॉलो करता है इसके लिए मनाही नहीं की गई, सब आप किसी भी धर्म को आप फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु देश का कानून एक हुआ और देश का कानून ही सर्वोपरि होगा। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कहा गया है कि विवाह एक बार कर सकता है कोई व्यक्ति, परंतु इस्लाम में वही विवाह 7 स्वीकृत है कि अगर ऐसा कोई करता है और स्वेच्छा है, बिना आपत्ति के अगर ऐसे विवाह होते हैं तो कोई विवाद नहीं है, इस्लाम में कबूल किया गया है। सिख धर्म में अलग नीतियां हैं, ईसाई धर्म में अलग है। परंतु अगर देश एक है तो फिर देश का एक कानून होना चाहिए और देश में वही लागू होना चाहिए। फिर हिंदू मैरिज एक्ट और इस्लामिक मैरिज एक्ट और फिर शरीयत के कानून के अलावा सिख धर्म के लिए, ईसाई के लिए अलग अलग क्यों है? एक होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट जब जब किसी सरकार से कहता है कि आप इसे लागू कीजिए, पूरे देश के लिए एक कानून बनाइए, वो सरकार ये खड़ा फैसला लेती हैं कई सरकारें, परंतु उसे हमारी जानकारी के अभाव में कभी सरकारें लागू नहीं कर पाती। इसलिए भारत में भी ये लागू नहीं है।
परंतु गोवा में लागू है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा के अंदर रहने वाला हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वहां गोवा के जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां अपने हिंदू कानून या इस्लामिक कानून को चलाएं, आप अपने धर्म को माने, उससे कोई विवाद नहीं है। परंतु जो गोवा का रूल है कि वहां भाई एक विवाह जिसने किया है उसी को गवर्नमेंट जॉब का वो किया जाएगा, सरकार कानून बना सकती है। तो गोवा एकमात्र राज्य है जिसने लागू किया है। इसे मैं बड़े अच्छे से समझाता हूं आर्टिकल 44 को, जिससे आपके मन में कोई वो ना रह जाए जिज्ञासा। आर्टिकल 44 का एक केस मुझे याद आता है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा सायरा बानो का, सुना है ना? तो सायरा बानो वाले केस में 1986 में 1986 में सायरा बानो आपके उत्तराखंड में ही उधम सिंह नगर जिले में, आप जब रामनगर की तरफ जाएंगे तो हेमपुर पड़ता है, यहीं की महिला है। इन्होंने कहा कि क्या मैं एक हिंदुस्तानी महिला नहीं हूं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूं तो मुझे मुस्लिम होने का या मुस्लिम कानून को पालन ना करने का अधिकार नहीं है? बोले है। अगर मुझे ऐसा अधिकार है तो मेरे पति ने मुझे बिना मेरी अनुमति के तलाक कैसे दिया? उनका कहना अपनी जगह जायज था। अब इस्लाम के कानून के अकॉर्डिंग इस्लाम के अकॉर्डिंग भी जायज था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सरकार लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को डांटा, सरकार लागू करे, परंतु कोई सरकार इसमें इतना कड़ा फैसला लेने से हमेशा बचती है। क्यों? क्योंकि वहां विवाद यह था कि अगर मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूं तो मुझे हिंदू धर्म की महिलाएं जो हैं उनके तहत ये अधिकार क्यों नहीं है कि मुझसे भी तो पूछा जाए कि मैं क्या तलाक लेना चाहती हूं या नहीं, केवल क्या मेरे पति की मर्जी से मुझे तलाक दे दिया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया। उसी का एक उदाहरण आपने देखा होगा भी कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है नया, 3 तलाक, उसे पारित कर दिया है कि अब केवल इस्लाम का जो कानून था कि केवल बोलकर 3 बार तलाक 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 नहीं दिया जा सकता। एक लीगल प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से गुजरना होगा, वहां दोनों पक्षों की सहमति होगी, उसके बाद तलाक दिया जाएगा। तो सरकार ने कोशिश की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरकार ने सभी को बराबर करने के लिए वो कानून बनाया कि हम हिंदुस्तानी पहले हैं, बाद में हमारे धर्म है। इसी को सरला मुदगल ने 1995 में दोबारा उठाया था और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा था। पूछा था कि आप मुझे स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू कराने के लिए कहां तक प्रयास किए हैं। उसके बावजूद 95 में कोई परिणाम नहीं निकला, सायरा बानो केस में कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु इस सरकार ने एक कानून बनाया। कुछ हद तक हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो, कुछ बच्चे हो सकता है सहमत ना हो। तो देखिए मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मैंने केवल जो चीजें हैं वो समझाना मेरा फर्ज था, मैंने आपको समझाया। तो आर्टिकल 44 आप समझ गए, समान नागरिक जो संहिता है, कॉमन सिविल कोड है, उसे पूरे देश में लागू करने की बात की जाती है। परंतु केवल गोवा राज्य ने लागू किया है अपने राज्य के अंदर सबके लिए बराबर कानून, और अभी कहीं नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 कहता है कि जो भी बच्चे 6 वर्ष की आयु के हैं, 6 वर्ष की आयु तक पूरी कर चुके हैं और 14 वर्ष तक के हैं, इनके लिए 6 से 14 ना लें आप, केवल 6 वर्ष तक के बच्चों को लें। इन 6 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए चाइल्डहुड या आप कहेंगे बाल काल्य का उपबंध सरकार करेगी। चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो होता है, बच्चों का जो एडोलेसेंस विकास होता है, बाल्यकालीन विकास, उसके लिए सरकार उपबंध करेगी। छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या तो नहीं है, बच्चों को टीके लगाना, बच्चों में कोई रोग तो नहीं है। आपने देखा होगा आशाएं मैंने जो बताया वो ये काम करती हैं। आंगनबाड़ी में विभिन्न तरीके के टीके का वो किया जाता है। आंगनबाड़ी में बच्चों को खाने के लिए विभिन्न व्यंजन सरकार उपलब्ध कराती है, क्योंकि उन बच्चों की चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो उन बच्चों का मूलभूत विकास है वो होना चाहिए और उस विकास में कोई बाधा ना आए, इसका उपबंध सरकार करती है, उसका प्रयास करती है। तो आपको लगभग मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके तहत आपने देखा होगा सरकार ने भी ऑपरेशन धूप चलाया है, जिसमें बच्चों में हड्डियों की कमजोरी जो होती थी वो दूर ना हो, तो बच्चों को धूप में अनिवार्य रखा जाए। स्कूलों में भी ये नियम लागू किया जाए। तो वो ऑपरेशन धूप सरकार का केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, 2 वर्ष हो चुके हैं उसे लगभग पूरे। तो वो आर्टिकल 45 में आएगा। इसी के तहत सरकार उनके लिए निःशुल्क, आपने देखा होगा आशाएं दलिया वितरित करती हैं, बिस्किट के पैकेट्स वितरित करती हैं, सरकार की मोहर लगी होती है उस पर, सरकारी में टैबलेट्स वो करती हैं, हॉस्पिटलों में इलाज निःशुल्क होता है। तो बच्चों के चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए है वो। ठीक है,
आर्टिकल 35 तक आ गए हम, 36 से शुरू किया, 45 तक आ गए। अब आर्टिकल हमें 46 से 51 तक चलना है। ठीक है, तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा, अभी छोटा सा वीडियो में, इसके बाद ही आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आप 45 तक इसे रिवाइज करें। बस आपको आर्टिकल 1 से 51 तक याद रखना है, मैंने आपसे पहले भी कहा, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, थैंक्स। और अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो इसे शेयर जरूर करें अपने 1-2 कॉन्टेक्ट्स में, बच्चों को, एक दूसरे फ्रेंड्स को या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।